नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। सारे सब्जेक्ट्स यहां पर कवर करूंगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और आपका स्टैटिक पोर्शन भी यहां पर कवर होगा। डिटेल में क्वेश्चंस को हम करते हैं यहाँ पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो लोधी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? इस क्वेश्चन के साथ साथ हम सारी डायनेस्टी को देख लेंगे किसने फाउंड किया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था। इसका नंबर कौन सा था? मतलब सल्तनत का एक ये डायनेस्टी है तो इसमें कौन से काउंटिंग नंबर में आता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए सब कुछ लिख रखा है। जैसे पहला सल्तनत का पहला है गुलाम वंश, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरे में खिलजी वंश है, तीसरे में तुगलक वंश है, चौथे में सैयद है और पांचवें में लोधी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में लगाओ। तो पहले में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इस तरीके से याद रखना है। अब किसने किसको कौन इसके संस्थापक रहे हैं तो वो बात करें तो स्लेव डायनेस्टी के रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगर बात की जाए खिलजी की तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको संस्थापक इसको बनाया था, इस वंश को बनाया था। अगर बात करें गियासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और लोधी वंश की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीक एम्बेसडर सेंड टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज। तो ग्रीक एम्बेसडर कौन आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, जो ग्रीक के एम्बेसडर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और रहे थे। उन्होंने इंडिका नाम की एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो मेगास्थनीज कहाँ के हैं? ग्रीक के हैं। और किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। यही बस इंपॉर्टेंट है। बुक भी लिखी थी उन्होंने इंडिका, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों की। जैसे टोलेमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में पूछे नहीं गए तो नहीं इनके बारे में बात करेंगे। फाहेन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज़ हैं, ये चाइना से आए थे और किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। आगे बात करते हैं। अगला हेनसान कहाँ? चाइनीज़ के थे और किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अल मसूदी अगर आप जानना चाहें तो अरेबिक थे, अरब के थे और किसके शासनकाल में इनका कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर बात करें अगला तो अल बरूनी किसके शासनकाल में आए थे? तो ये मुस्लिम स्कॉलर थे और किसके शासनकाल में आए थे? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे, मतलब टाइम पर आए थे। ठीक है, और मार्को पोलो वियतनाम के थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इब्न बतूता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के। और किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आए थे। और बुक भी इनकी है एक रिहला, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ये ई बुक भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि 5 यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 4 यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स को कवर किया है और 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स के कलेक्शन करके हमने ये ई बुक बनाई है और सिर्फ 99 रुपीज़ की दे रहे हैं। फास्ट रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है, तो आप इसे ज़रूर खरीद लें, आपको बेनिफिट देगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज। तो क्यों साइमन कमीशन को हमारे जो लीडर्स थे वो बायकॉट कर रहे थे? रीज़न ये था कि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सारे कौन से थे? सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए इसको हमारे जो लीडर्स थे वो बायकॉट कर रहे थे। सबसे बड़ा रीज़न यही था। आया कब था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 को अनाउंस किया गया और ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। भारत के मुंबई, उस वक्त तो बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे में आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है,
रिवर इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो रिवर जो इंडस है जिसको सिंधु भी कहते हैं हिंदी में, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है कैलाश रेंज में उसका उद्गम हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे इंडस रिवर है, इंडस रिवर गंगा से भी बड़ी है, आप देख सकते हैं गंगा 2510 किलोमीटर सिर्फ है और इंडस की 3180 है, लेकिन भारत में सिर्फ ये 1111 किलोमीटर बहती है। अब आप यहाँ पे 4 देख रहे हो, 111 से याद करिए, ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र भी भारत से बड़ी, गंगा से बड़ी है, लेकिन भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर बहती है। और यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इसकी भी आप लेंथ देख सकते हैं 1376 किलोमीटर है, और बाकी सारी की है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गोदावरी की आप देख लीजिए, भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर बात की जाए तो इंडस कैलाश से निकली है, गंगा गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है, नर्मदा अमरकंटक से, कृष्णा महाबलेश्वर से, ताप्ती बैतूल से, कावेरी कुडाकू से, गोदावरी नासिक हिल से, और है यहाँ पर आप देखिए तो और भी बहुत सारी मैंने यहाँ पर कवर की हुई हैं, जैसे कि कृष्णा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर से, ताप्ती बैतूल से, और मैंने आपको बता ही दिया। पेरियार की बात करें तो कार्दोबम हिल से निकलती है, और महानदी सिवाया माउंटेन से, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर हिमालय से, वैगई पेरियार प्लेट्यू से, चंबल विंध्यास और लूनी पुष्कर वैली से, और साबरमती अरावली रेंज से। तो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। एक बार आप अगर जो हो सके तो रोक कर खुद से पढ़िए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। तो हम सिर्फ बिगेस्ट प्लैनेट की बात नहीं करेंगे, छोटे से लेकर पूरा सीक्वेंस इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो बिगेस्ट तो आप आंसर लगा देंगे बड़े आसानी से कि क्या जुपिटर सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि सबसे हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा है। लेकिन सीक्वेंस जानना चाहें तो मरकरी तो सबसे छोटा हो गया। चलिए, उसके बाद कौन सा? मार्स, मतलब मंगल ग्रह दूसरे नंबर पर छोटा है, वीनस तीसरे नंबर पर है, चौथे पर अर्थ है। उसके बाद नेपच्यून है जो कि लास्ट वाला हमारा सोलर है, वो प्लैनेट है। उसके बाद यूरेनस है और सैटर्न, उसके बाद जुपिटर। तो सीक्वेंस ये है। अब यहाँ पे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गई हो, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे छोटा मरकरी, दूसरे नंबर पर मार्स, तीसरे नंबर पर वीनस, चौथे नंबर पर हमारी अर्थ, पाँचवें नंबर पर नेपच्यून, छठे नंबर पर यूरेनस, सातवें नंबर पर हमारा सैटर्न और आठवें नंबर पर जुपिटर। मतलब सबसे बड़ा आठवां है, ठीक है, और सबसे छोटा पहला, ये पहला है, ठीक, और ये दूसरा है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से मैंने दिया हुआ है कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है क्या, आपको बताना है तो आंसर सही है। अब बोलना है नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो बताओ। तो ये तो सही है। माउंट आबू राजस्थान में है, बिल्कुल है। और ये अगर बात की जाए कड़ैकनाल तमिलनाडु में है, बिल्कुल ये भी है। शिमला यहाँ नहीं है, शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो यही वाला आंसर गलत हो गया और यही हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो नैनीताल उत्तराखंड में, और बहुत सारे जो हमारे हिल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नैनीताल उत्तराखंड में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी उत्तराखंड में है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, शिलोंग मेघालय में है, चंबा हिमाचल प्रदेश में है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से आप पढ़िए। अगर आप कुछ भी पढ़ लें तो उसके बाद तुरंत उसके बारे में आसपास की चीज़ें ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से चुना जाता है ये आपको बोला जा रहा है। कौन सा प्रोसीजर है प्राइम मिनिस्टर को चुनने का? तो भाई उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, आप वोट देकर इलेक्ट नहीं करते, तो ये आंसर तो नहीं होगा। उनको नॉमिनेट नहीं करते हैं, उनको सेलेक्ट नहीं करते कि ऐसे नहीं किसी को भी उठा के बना दिया, नहीं, उनको अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं अपॉइंट? उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो इस वक्त कौन है? रामनाथ कोविंद जी। वो उनको अपॉइंट किए हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब को। तो माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर
यहाँ पर ये गलती से लग गया, ये अपॉइंट ही है, इसका आंसर क्या है, अपॉइंट है। तो बाय प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर की रेफरेंस में जो बाकी जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी ये अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंट यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, वो गलती से रंग हो गया इसमें, अपॉइंट आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट को कौन संभाल के रखता है। मतलब अगर मान लो आपका फंडामेंटल राइट दिक्कत हो रही है, मतलब आपको दिक्कत हो रही है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं फॉलो हो रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। मतलब जुडिशरी जो आप हमारी है वो क्या करेगी, हमारे गार्जियन की तरह काम करती है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर चले हमने ये बात जान ली कि कौन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन है क्या फंडामेंटल राइट, है क्या, तो यहाँ पर जानते हैं 6 हैं। अब वो 6 कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आर्टिकल में आते हैं, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन वो 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब चेंज करने का अधिकार, तो आंसर किसके, वो आर्टिकल कौन से 32 के अंतर्गत आता है, और आत्मा इसी को कहा गया है। अच्छा, किसने कहा है, जो 32 आर्टिकल है किसने कहा है उसको आत्मा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, मतलब किसको रिजाइन दे देता है, किसको रिजाइन लेटर पकड़ा के अपना चले जाते हैं, कौन, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपने डिप्टी स्पीकर को पकड़ा के चले जाते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए डिप्टी स्पीकर किसको पकड़ाते हैं, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको पकड़ा के चले जाएंगे, तो आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब किसको अपना इस्तीफा पकड़ाएंगे, तो आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया जाए तो वो प्रेसिडेंट को पकड़ा के चले जाएंगे, मतलब उल्टा चलता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस समय पर हमारे डिप्टी स्पीकर हैं कौन, तो थम्बी दुरई इस टाइम पर हमारे डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को कहते क्या है, आंसर हो जाएगा रिडक्शन। आप रिड्यूस कर रहे हैं जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो आप कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि जब आप Na+ बनाएंगे तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे होते हैं, आप ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप Cl- बनाएंगे तो आप क्या कर रहे होते हैं, रिडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आपके लिए आंसर लगा दिया था, यहाँ बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग ऑन लाइव वायर, मतलब जो लाइव वायर होती है उसके ऊपर आप कौन से रंग की जो इंसुलेशन PVC है वो लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइव वायर की बात हो रही है तो रेड आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, न्यूट्रल किस में लगाएंगे, तो न्यूट्रल लगाएंगे ब्लैक में। ब्लैक में क्या लगाएंगे, न्यूट्रल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, तो ह्यूमन डाइजेशन में कौन सा प्रोसेस इनमें से फॉलो होता है, तो सबसे पहले डाइजेशन तो नहीं होता है, सबसे पहले तो आपको खाना अंदर लेना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद मुंह में खाना डाइजेस्ट होता है, दूसरा प्रोसेस डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया उससे पानी को निकालना भी है, तो एसिमिलेशन भी होगा। उसके बाद जब वो निकल गया पानी और कहीं स्टोर हो गया जाके, तो उसके बाद उससे बाहर भी निकालना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस, मतलब बी में जो लिखा हुआ है वो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने आंसर यहाँ देखा। यहाँ पर बात करें तो मुंह से खाना लिया, थोड़ा यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फिर जाके स्टमक में और डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होके फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद एक जगह स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद हम बाहर निकाल देंगे। माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा प्रोसेस चलता है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वेयर इज यूनेस्को हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो ये अब स्टैटिक के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा पेरिस में। अब यहाँ पर ही थोड़ी ना रुकेंगे, हम और सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और भी यहाँ पर यूनिसेफ न्यूयॉर्क में पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वही हम करने वाले हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी न्यूयॉर्क में है। और अगर आपसे पूछा जाए आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में। यहाँ पे मैंने आपको हटा दिया है, अब देख लीजिए। अगला बात करें तो अगला है WMO, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा में है। और वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा में है। आगे बात करें तो अब ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर बात करना चाहो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर सकते हैं, जिनेवा में है। और यूनेस्को तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और भी अगर देखना चाहिए इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया। अगर बात करें और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका हेडक्वार्टर। IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है, और कॉमनवेल्थ नेशन का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। तो हमने इंपॉर्टेंट की बात की। आगे बात करें, व्हाट इज URL फॉर्म, फुल फॉर्म। तो URL की फुल फॉर्म क्या होगी? ये इंटरनेट में यूज होने वाला, मतलब कंप्यूटर में यूज होने वाला एक एब्रीविएशन है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये क्या करता है? ये आप कोई वेब ढूंढ रहे हैं, मतलब फेसबुक ढूंढ रहे हैं, तो ये आपको ढूंढने में मदद करेगा। ठीक है, URL। आगे बात करें, हु इज CEO ऑफ Dream11। Dream11 आप जानते होंगे क्रिकेट में या फिर और दूसरे गेम्स में बैट लगाने के काम आता है। तो वो वाली जो Dream11 है, वो इसके CEO कौन है? आंसर हो जाएगा हर्ष जैन। हर्ष जैन Dream11 के CEO हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Dream11। तो Dream11 प्राइवेट कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड इसको किया गया था 2008 में, और इसके फाउंडर हैं हर्ष और भावित सेठ। ये दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इतना इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट कम से कम 10 या 12 लोगों के पास आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद।